कर लिया सभी ने? संध्या आपने कर लिया? संध्या? स्नेहा? सना? क्या है आंसर स्नेहा? सना आपका आंसर क्या आया? वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आंसर क्या आया बताओ। ठीक है, चलो अभी चेक करते हैं। कशिश भट्ट, आंसर बताओ क्या आया। अजय, क्या आया आंसर? स्नेहा का 1000। सर 1.920 मीटर पर सेकेंड। 1.920 मीटर पर सेकेंड। यस सर। ठीक है, चलो चेक करते हैं अभी। सबका अलग अलग आ रहा है, क्या बात है। निकिता का आ रहा है -20.4। कामिनी का -9.06। संध्या का, संध्या इतना बड़ा आंसर आ रहा है 63,670। मतलब समझ रहे हो, गन की ये वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में होगी तो क्या होगा? सोचा है? भाई ऐसी तो क्वांटिटीज भी मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं दी है, कितनी ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी। है संध्या? क्या लगता है अगर 63,000 जो है स्पीड हो जाएगी, फिर तो मेरे को लग रहा है कि गन तो स्पेस में होगी। -1.92 मीटर पर सेकंड। चलो चेक करते हैं फिर अब। कशिश भट्ट आपका आंसर नहीं आया है अभी तक। नेगेटिव साइन भी लगाया है। स्मृति, आपका क्या है आंसर? अच्छा, 9.06। चलो देखते हैं। स्मृति तिवारी, आंसर बताओ। -1.95। ठीक है, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो चीजें दी हैं वो लिख लेते हैं। तो मास ऑफ गन यहाँ पर दिया है, तो मैं इसको m इंटू जी लिख लेता हूँ, मतलब mg लिख लेता हूँ। ये m इंटू जी नहीं, मास ऑफ गन है 750 ग्राम्स। इसको आपने करना है केजी में कन्वर्ट, तो आप क्या करोगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो इसे हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं 750 इंटू 10⁻³ kg। उसी तरीके से मास ऑफ बुलेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है 80 ग्राम्स। इसको भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 10⁻³ kg ये हो गया। फिर है यहाँ पर बुलेट की वेलोसिटी दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बुलेट की वेलोसिटी है वो है 306 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 18/5 इससे करेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, 5/18 से करते हैं ना। 5/18। तो ये 18 1 जा, फिर 12 6 कितना आएगा फिर 85 85 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमारा यूनिट चेंज का काम खत्म। अब सिंपल सा जो यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज करना है वो क्या करना है, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0। अब 0 क्यों करा है राइट हैंड साइड में, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, गन बुलेट सिस्टम हमारा रेस्ट पे था, ठीक है। ये हो गया। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूला को मैं रीअरेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि mg vg इज इक्वल टू mb vb हो जाएगा, सॉरी mb vb लेकिन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ गन में यहाँ से निकालू तो क्या मिलेगा, माइनस mb vb डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, ठीक है। वैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है अगर आप याद रखना चाहो, ठीक है। ना याद रखना चाहो तो आप सिंपल सी ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस, फिर यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, माइनस मास ऑफ बुलेट जो कि 80 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 85 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन 750 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल, 5 15 जा 75, ठीक है। और 5 17 जा 85 हो गया। उसके बाद कितना बचा, माइनस 17 इंटू 8/15। तो 17 8 जा कर लेते, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 1 जा 8 और 5 36 मतलब 13। तो -136/15 आ गया। 15 1 जा 15 और उसके बाद 15 9 जा करेंगे कितना आएगा 135, 135 फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाएंगे 10, फिर 0, ठीक है। फिर 15 6 जा 96, उसके बाद फिर 10 आएगा, फिर 0। तो ये आ रहा आंसर -9.066 मीटर पर सेकेंड। ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ गन। माइनस साइन इंडिकेट की इस वेलोसिटी के डायरेक्शन बुलेट की डायरेक्शन के, बुलेट की वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो बताइए संध्या जी आपका क्या कहना है इसके बारे में, आपकी वेलोसिटी 63,000 कैसे आ रही है। सर वो मैंने ग्राम को ना किच में कन्वर्ट नहीं किया था। तो भाई इंस्ट्रक्शन ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो हैं, जब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि यूनिट देख लेना, इसीलिए बोला था। और नहीं बोलता तब तो चलो ठीक भी था कि हाँ नहीं देखा, ठीक है। भाई हाईएस्ट मार्क्स आए थे फर्स्ट टेस्ट में और फिर ऐसी छोटी छोटी गलती कर रहे हो। तो जिसका -9.066 आया उन सभी का आंसर सही है, ठीक है। और ये 1.92 पता नहीं कैसे आया, क्या गड़बड़ी करी है तो देख लो भाई, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान रखो,
कैलकुलेशन जिसकी सही नहीं हो रही है। और सना आप पता नहीं क्या बोल रहे थे कि 9.066 तो आया, लेकिन मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 भी है। अब ये कैसे हो गया, मतलब सही का आंसर आपने गलत कैसे कर दिया? स्नेहा आपका भी 1000 आ रहा था, कैसे आ रहा था? भाई ऐसा है ना, ये रिकॉइल वाले में खुद से थोड़ा दिमाग लगा के सोचा करो कि इतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं आ सकती गन की इतनी वेलोसिटी आएगी तो गन तो आपके हाथ से छूट के स्पेस में होगी। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी आती है ना काफी कम आती है। 7.5 लिख लिया था 750 के लिए। चलो बढ़िया है। अब तो यहाँ पर देख लो सना, आपने जो लिखा है 7.5, अब खुद सोचो कि भाई गन इतनी भारी होती है कि 7.5 ग्राम उसका वजन होगा। सोचो 7.5 ग्राम की गन, टॉय गन भी नहीं होती शायद इतनी हल्की तो। ठीक है, तो चलो ये हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन करना समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है हमारा फ्रिक्शन। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है, वो ये है कि कल और परसों क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो कल और परसों आपको करना क्या है कि जिसका भी बैकलॉग है वो अपना कंप्लीट करेंगे, और जिसका कोई बैकलॉग नहीं है वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ के अपना टाइम काट सकते हैं। जैसे कि बायो पढ़ सकते हो आप, जो भी आपको चैप्टर इजी लगता है अच्छा लगता है वो पढ़ लो। ठीक है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और फिजिक्स में जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो 2 दिन वेस्ट नहीं करने जिसका बैकलॉग नहीं है, और जिसका बैकलॉग है वो बैकलॉग कंप्लीट करके रखे अपना। ठीक है, तो यहाँ पर है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन। डाउट क्लास बायो की अभी कल परसों नहीं है भाई, कोई क्लास, मेरा एग्जाम है। सॉरी, जब होगी बायो की क्लास तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन टॉपिक है नेक्स्ट। ठीक है, फ्रिक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, एक टाइप का रेजिस्टिव फोर्स होता है। रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन टू मूविंग, नहीं, टू सरफेसेस इन रिलेटिव मोशन। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन रिलेटिव मोशन, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर रगड़ रही है या रिलेटिव मोशन कर रही है, तो उस टाइम पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि फ्रिक्शन फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक आपका मोशन नहीं हो रहा होगा या मोशन होने की कोशिश नहीं की जा रही होगी। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये रेजिस्टिव फोर्स रहता है, ये तब आपको दिखाई देता है, मतलब फील तब होगा जब रिलेटिव मोशन एक्चुअली में पॉसिबल हो रहा होगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, सारी चीजें काफी ज्यादा स्मूथ चलती रहेगी। ठीक है, तो दो तरीके के सरफेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्मूथ सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है। स्मूथ सरफेस मतलब बिल्कुल चिकना एकदम। ठीक है, तो वहां पर क्या है, फ्रिक्शन काफी कम होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है। और रफ सरफेस का मतलब होता है कि खुरदुरा टाइप का। ठीक है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा रफनेस हो, तो उसके ऊपर आप कोई भी चीज करोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लो दो सरफेसेस है। ठीक है, एक सरफेस मान लो कि आपके घर में एकदम मतलब स्मूथ वाली टाइल्स लगी हैं या फ्लोर इस तरीके का है कि बिल्कुल स्मूथ है, और उसके ऊपर आप क्या करो कि सर्फ का पानी और डाल दो तो वो और स्मूथ हो जाएगा, फ्रिक्शन और कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी वहां पर आप ऐसे रगड़ते हुए ले जाओगे या घसीटते हुए ले जाओगे तो बहुत आसानी से चला जाएगा। लेकिन दूसरा वहीं पर एग्जाम्पल अगर आप लो सैंड का। ठीक है, अगर सैंड के ऊपर आप किसी चीज को खींच रहे हो, वहां पर कोई चीज रगड़ते हुए जा रही है, आप उसको खींच रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू सिचुएशन वन, बिकॉज सैंड में क्या है, फ्रिक्शन काफी ज्यादा है। ठीक है,
तो फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है, इसके पीछे बेसिकली जो मतलब रीजन है वो ये है कि कोई भी सरफेस जो होता है ना, कोई भी सरफेस होता है तो उसमें लाइक बीच बीच में इस तरीके के डिप्रेशंस होते हैं। ये बीच बीच में छोटी छोटी सी जगह होती है, खाली जगह होती है। ये हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखती, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करके देखेंगे, जब हम सरफेस का स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, तो जब हम ये चीज देखेंगे तब हमें उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे गड्ढे से दिखाई देंगे, डिप्रेशन दिखाई देंगे। अब दूसरा जो सरफेस होता है, मान लो इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है, ये मान लो एक आयरन का ब्लॉक है, तो आयरन का ब्लॉक आपको भले ही ऊपर से कितना भी चिकना लग रहा हो, लेकिन इसके सरफेस पे छोटे छोटे से इस तरीके के प्रोजेक्शंस होंगे। ये इस तरीके के छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होंगे जो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही दिख सकते हैं, ऊपर नेकेड आई से आपको नहीं दिखेंगे। मतलब ऊपर से देखोगे तो ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ लग रहा होगा आपको, एकदम चिकना सा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, इसके ऊपर प्रोजेक्शंस होते हैं। तो क्या होता है, जब भी आप इस पे फोर्स लगा के इसको मूव करने की कोशिश करते हो, तो ये जो प्रोजेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट के, ये दूसरा जो आपकी बॉडी रहती है जिसमें डिप्रेशन है, उसमें ये अटकते रहते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। ये फ्रिक्शन फोर्स के पीछे का एक रीजन है, ठीक है। और जितना ज्यादा आप स्मूथनिंग करते रहोगे सरफेस की, उतने ये प्रोजेक्शंस खत्म होते रहेंगे और उतने ही ये आपके डिप्रेशंस खत्म होते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्शन और ये डिप्रेशंस को खत्म कर दो, तो होगा क्या, तो आपके यहाँ पर सरफेस स्मूथ हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या होता है फ्रिक्शन को कम करने का, जैसे कि ऑयलिंग हो गया, या जिसे हम लुब्रिकेशन भी बोलते हैं। तो जब आप ऑयलिंग वगैरह करते हो या लुब्रिकेशन करते हो, तो ऑयल क्या होता है, ये जो छोटे छोटे से डिप्रेशन होते हैं सरफेस के, इनमें जाके फिल हो जाता है, या जो इनके प्रोजेक्शंस होते हैं, तो प्रोजेक्शंस के बीच में थोड़ा थोड़ा सा फिल हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, फिल होने की वजह से ये सरफेस जो है स्मूथ जैसा अपीयर होता है। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि लुब्रिकेशन के बाद या ऑयलिंग के बाद ये जो सरफेस है वो हमारा स्मूथ हो जाता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है कि सरफेसेस के बीच में होता है फ्रिक्शन, और ये एक तरीके का रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि ऑपोजिशन देता है ये आपको। जब भी आप किसी चीज को खींच रहे हो, तो ये फ्रिक्शन फोर्स उस चीज को रोकने की कोशिश करेगा। और अगर यही फोर्स हम फ्लूइड के केस में पढ़े, मतलब गैसेस और लिक्विड के केस में पढ़ेंगे, तो उसे हम फिर वहां पर विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है कुछ टाइप के होते हैं यहाँ पर, वो टाइप मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स पहला होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है। स्टैटिक का मतलब टर्म से आप समझ सकते हो, स्टैटिक का मतलब होती है कोई चीज अगर रुकी हुई है, ठीक है। तो क्या है, अगर मान लो ये कोई सरफेस है एंड सरफेस पे ये ब्लॉक है जिसका मास m है, ये रखा हुआ है, और इस पे आप फोर्स लगाते जा रहे हो, ठीक है। तो फोर्स जब आप लगा रहे हो और अगर ये मूव नहीं कर रहा है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है, तो तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है बॉडी के ऊपर, वो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि जब बॉडी रुकी हुई है उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, मतलब आप इस पे धक्का मारते जा रहे हो, धक्का मारते जा रहे हो। मान लो मैंने ये कह दिया कि ये मास जो है ये तब मूव करेगा जब आप इस पे 10 न्यूटन का फोर्स कम से कम लगाओगे, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, इस पे फोर्स लगा रहे हो, आपने 1 न्यूटन का लगाया, आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने 3 न्यूटन का लगाया, फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो जब आप 1 न्यूटन का लगा रहे हो, तो क्या हो रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है इसका मतलब फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। तो 1 न्यूटन लगा रहे हो, 2 न्यूटन लगा रहे हो, 3 न्यूटन लगा रहे हो, इसका मतलब लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही। तो इस वाले टाइम पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हो कि फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द बॉडी डज नॉट मूव, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख लेना कि फोर्स लगा रहे हो बॉडी पर, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, तो उस टाइम पे जो यहाँ पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है।
तो जब तक ये 10 न्यूटन की वैल्यू आप रीच नहीं कर जाओगे फोर्स को अपने बढ़ाते बढ़ाते, तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, अब क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन भी देखो एक टाइप का स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर विच बॉडी डज नॉट मूव और is just about to move। ठीक है, तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो इस ब्लॉक के ऊपर मान लो, और मैक्सिमम वैल्यू आ जाए वो वाली जहां पर जस्ट उसके बाद आपने जरा सा भी फोर्स बढ़ाया तो बॉडी मूव कर जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो जैसे मैंने बोला कि 10 न्यूटन की जैसे ही वैल्यू पहुंच जाएगी तो ये बॉडी मूव करने लग जाएगी। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 9.99 अगर मैं ले लूं तो ये हो सकता है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो जब तक मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, या 9.99 जितना मेरे को लेना है, लेकिन 10 से जरा सी कम। तो 10 से जरा सी कम मतलब जब ये मूव करने वाली है जस्ट, लेकिन मूव करी नहीं है अभी तक, करने वाली है जस्ट, इसके बाद आप जरा सा भी फोर्स बढ़ाओगे तो ये मूव करना चालू कर देगी। तो उस वाली वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन को। मतलब उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर जरा सी भी आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ाओगे, बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी जैसे ही मूव करना स्टार्ट हो जाएगी सरफेस के ऊपर, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो क्या है, बॉडी मूव कर रही है, मूव करते टाइम जो फ्रिक्शन सरफेस दे रहा है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दिस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ बॉडी मूव्स। ठीक है, तो जब बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो तब ये वाला जो फ्रिक्शन है वो आपको यहाँ पर फील होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखनी है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, अगर मैं इसको एफ के से डिनोट कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहती है। ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया एफ एस। ठीक है, मतलब ये है कि इनिशियली मान लो आपने खुद भी ये महसूस किया होगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे होते हो तो पहले आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट मूव करना चालू कर देता है तो उसको मोशन में रखने के लिए आपको कंपैरेटिवली कम फोर्स लगाना पड़ता है, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन या रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक को हम बोलते हैं स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नाम से जैसे समझ आ रहा है, रोलिंग का मतलब है कि मान लो कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि लाइक किसी भी सरफेस के ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्लाइड करते हुए ले जा रहे हो, तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शन मतलब एक्ट हो रहा होगा इस बॉडी के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये लाइक फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं। तो अब आप बताओ इसमें से क्या आपको समझ नहीं आया। बोलो, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है। डिप्रेशंस जो होंगे वो रफ सरफेस पे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ये हर सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि नेचर में कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ हो। ठीक है, अगर आप परफेक्टली स्मूथ सरफेस ढूंढोगे तो बहुत रेयर केसेस में आप वो चीज बना सकते हो,
एक्चुअली में नेचुरली ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती कि बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ सरफेस होगा। तो डिप्रेशन जो है वो हर सरफेस के ऊपर होते हैं। किसी पर डिप्रेशन का जो डेप्थ है वो ज्यादा होगा। मतलब रफ सरफेस अगर होगा तो डिप्रेशन का जो लेवल है, मतलब जो डेप्थ है वो ज्यादा होगी। और अगर मान लो वो स्मूथ सरफेस आपको दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, वहां पर डेप्थ उसकी कम होगी। बस डिफरेंस ये होता है, लेकिन डिप्रेशन सब में होता है। ठीक है, इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। मतलब ये अगर आप इस चीज के पीछे इंजीनियरिंग देखो या साइंस देखो तो बेसिकली वो ये वाली होती है। ठीक है, उससे आपको इतना कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा। जब आप न्यूमेरिकल जब करोगे तभी और आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपने एफ एस पढ़ा था, तो एफ एस बेसिकली यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, ठीक है, उसे हम एफ एस मैक्स बोलते हैं। तो ये जो आपका एफ एस मैक्स, ये क्या है, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस का मतलब होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये जो है ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है या नॉर्मल फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, अब ये केस आप समझ कैसे सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक फिगर बना के दिखा देता हूँ। तो देखो इसके लिए फिगर कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो ये एक सरफेस है, इस पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, और आप मान लो इधर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और यहां से जो है इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर क्या लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, एन। ठीक है, अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है भाई, नीचे जो आपका यहाँ पर mg फोर्स लगता है उसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए या उसको कैंसिल करने के लिए जो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है, किसकी वजह से, सरफेस की वजह से, वो है आपका एन। तो एफ एस मैक्स जो होता है वो म्यू एस एन के बराबर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये इस फॉर्मूले से आपको ये चीज एक यहाँ पर पता लगेगी कि जो आपका ये फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे आप एफ एस मैक्स कह रहे हो, ये आपका क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। क्योंकि इस टर्म में देखो कहीं पर भी हमने एरिया की बात नहीं करी। तो यानी कि एरिया जो है, कांटेक्ट एरिया यहाँ पर कितना भी ज्यादा हो कितना भी कम हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर डिपेंड किस पे करेगा, एक तो आपके नॉर्मल रिएक्शन पे करेगा। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है उस पर एक्ट करेगा। एक तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये चीज तो आप डेली लाइफ में भी देखते ही हो। एक सरफेस लो, एक पे भारी ऑब्जेक्ट रखो, एक पे हल्का रखो, तो भारी वाले को फोर्स लगाते रहोगे तो उसमें क्या होगा, ज्यादा टाइम बाद जो है वो मूव करना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर एक हल्का ऑब्जेक्ट ले लिया तो उसमें हो सकता है उसके कंपैरिजन में जल्दी ही मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उसकी जो एफ एस मैक्स की वैल्यू वो पहले आ जाएगी हल्के ऑब्जेक्ट की, और जो भारी वाला उसकी बाद में आएगी, बिकॉज उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है,
और म्यूएस क्या हो गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है, ये हर सरफेस के लिए अलग होता है। वुड लोगे तो वुड के लिए अलग होगा, ग्लास लोगे उसके लिए अलग होगा, ठीक है। तो म्यूएस क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगा उतनी उसकी वैल्यू म्यूएस की कम होगी, और जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा म्यूएस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इन पर ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। तो ये देखो, ये एफ एस मैक्स की आपको वैल्यू मिल गई, और अगर आप एफ एस की वैल्यू निकालना चाहते हो, एफ एस की वैल्यू, तो ये आपकी ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन और इक्वल टू जो है वो आपके म्यू एस एन के बराबर होगी, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, अगर सोचो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मतलब ये लिमिटिंग वाली कंडीशन है, क्योंकि इसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की हम कोई भी वैल्यू अब कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने आपको जो ऊपर एग्जांपल बताया था कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का लगाया, जब तक आप 9.99 तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक वो बॉडी मूव नहीं करने वाली, मतलब 9.99 के बाद जब आप 10 लगाओगे तब वो बॉडी मूव करेगी। तो ये एफ एस का मतलब है कि 0 से लेके 9.99 तक आप कोई भी रेंज अगर लेते हो तो वहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगी वो ये इसके बराबर रहेगी, म्यू एस एन के बराबर। लेकिन रिलेशन क्या रहेगा कि लेस देन और इक्वल टू। अब लेस देन और इक्वल टू हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको वहां पर एग्जांपल बताया था, मान लो अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो आपका एफ एस क्या आएगा, लेस देन आएगा म्यू एस एन से। अगर मान लो आप 2 न्यूटन का लगाते हो तब भी वो वैल्यू कम आएगी, 3 न्यूटन का लगाते हो तब भी वो कम आएगी, और इक्वल कब आएगी, जब आप 9.99 लगा दोगे मान लो, क्योंकि इसके बाद जब आप थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाओगे, 10 कर दोगे, तो बॉडी मूव करने लग जाएगी। तो 9.99 क्या है, बेसिकली एफ एस मैक्स है, तो वो आपकी इसके बराबर हो जाएगी एफ एस के, ठीक है। इसलिए ये एफ एस जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस एन होता है, बिकॉज म्यू एस एन क्या है, ये किसके बराबर है, आपका एफ एस मैक्स के बराबर है। तो एफ एस जो है वो आपका एफ एस मैक्स के बराबर तभी होगा जब आप वहां मैक्सिमम वैल्यू पर बिल्कुल पहुंच जाओगे फोर्स की, ठीक है। तो ये जो है इस चीज का मतलब है। तो ये भी एक रिलेशन है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, ये वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और इसी तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन का भी रिलेशन होता है, रिलेशन बिल्कुल सेम ही है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो आपका म्यू के एन होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है हमेशा। तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि भाई नॉर्मल रिएक्शन तो सेम रहेगा हमेशा, बॉडी चाहे मूव कर रही हो, बॉडी चाहे स्टैटिक हो, नॉर्मल रिएक्शन आपका जस्ट सेम रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इफेक्ट जो डालेगा वो क्या डालेगा, म्यू एस और म्यू के। तो यहां हम ये भी कह सकते हैं कि जो म्यू के की वैल्यू होती है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है किसी भी सरफेस के लिए, वो उसके स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से कम होता है उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी इसकी एक बार रीडिंग कर लेना, फ्रिक्शन वाला जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसके और भी कुछ केसेस होते हैं इंक्लाइंड प्लेन वगैरह के, वो आपके में इतने ज्यादा डिटेल में है नहीं, बस एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है इन्होंने इंक्लाइंड प्लेन का, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा फ्रिक्शन के केस में, ठीक है। बाकी ये रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह है, और ये तो हमने करा ही था पहले, सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन फिर से है क्या इसमें, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के केस में भी इन्होंने कुछ फ्रिक्शन से रिलेटेड बातें की हैं, वो भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो बस इतना ही है, तो अभी इतना ही करो, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी रीड जरूर कर लेना एक बार, जितना भी हमने इस चैप्टर में कर लिया है, तो फ्रिक्शन वगैरह का टॉपिक जो वो अच्छे से पढ़ लेना, ओके। बस आज के लिए इतना ही करो, बाकी कल और परसों जो है क्लास नहीं है, फिर अब सीधे मंडे को क्लास होगी, ठीक है। क्लियर है सभी को, किसी यस को कोई सर। डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो स्नेहा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जब क्लास होगी। अभी एक्चुअली एग्जाम है मेरा कल परसों, तो मैं नहीं ले पाऊंगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर।
ठीक है, चलो फिर अब मंडे को मिलते हैं, और कल और परसों भाई कर लेना, ठीक है, जिसका बैकलॉग वगैरह है वो पूरा कर लो अपना बैकलॉग, और जिसका नहीं है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और बायो वगैरह पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। चलो फिर, टेक केयर एंड यू कैन लीव नाउ। ओके, बाय बाय। बाय सर।